Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about biomolecules. This is the 10th chapter of NCERT. तो पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करी थी जिसमें कि हमने सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड को फिनिश किया था और न्यूक्लिक एसिड में जो पार्ट थे वो कौन कौन से थे, डीएनए थे एंड आरएनए थे। ठीक है, उससे दो टाइप में क्लासिफाई किया गया था, कौन कौन सा, आरएनए एंड डीएनए। ठीक है, ओके। तो आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड होता है, जबकि डीएनए की बात करेंगे तो वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंड होता है। ओके, और उसके बीच उसके बाद जब वो जो डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है, हेलिक्स मॉडल जो होता है, उसको जब ईच पेयर मतलब जब वो वन टर्न करता है तो वन टर्न में कितने बेस पेयर होता है, 10 बेस पेयर। ठीक है, वन बेस पेयर की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 0.34 है ना, होती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमने उसके जो पार्ट होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन बेस हो गया, न्यूक्लियर साइड हो गया, उसके बारे में डिस्कस किया था कि कहाँ पर आपका ग्वानिन साइटोसिन प्रेजेंट होगा और ओके एडेनिन ग्वानिन प्रेजेंट होगा, और कहाँ पर साइटोसिन और थाइमिन प्रेजेंट होगा। ठीक है, और उसके बाद थाइमिन की जगह यूरेसिल किस में होता है, आरएनए में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड की, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड का मतलब, न्यूक्लियोसाइड का मतलब क्या होगा कि उसमें टू पार्ट होंगे वो ऐड होंगे, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या है, थ्री पार्ट। ठीक है, टाइड में थ्री, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, थ्री पार्ट ऐड होंगे। कौन कौन से, तो वो भी देख लेते हैं, जैसे कि फॉस्फेटेज ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, पेंटो शुगर होगा, प्लस नाइट्रोजनस बेस हो गया। ठीक है, ओके। तो ये क्या है, थ्री पार्ट किसके, न्यूक्लियोटाइड के। ठीक है, ओके। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये क्या है, जैसे मतलब कि H3PO4। ठीक है, तो न्यूक्लियोसाइड प्लस H3PO4 मिलकर क्या बनाते हैं, या फिर उसे फॉस्फेट ग्रुप भी बोल सकते हैं। तो ये जो मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, आपका न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, उसको भी देख लेते हैं। राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है और दूसरा क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे राइबो न्यूक्लियोटाइड की, एडिनोसिन फॉस्फेट। तो इसमें क्या होता है, एडिनोसिन फॉस्फेट होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, यूरिडीन फॉस्फेट ओनली आरएनए। जो यूरिडीन फॉस्फेट होता है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिर ग्वाडीन फॉस्फेट की बात कर लेते हैं, तो ये किस में होता है, वो भी आरएनए में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड की। तो डीऑक्सी एडिनोसिन फॉस्फेट एंड डीऑक्सीसाइटोडिनेस फॉस्फेट और ग्वानिन। ठीक है, ग्वानिन फॉस्फेट भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है, मतलब कि जो डिफरेंस आपका मैंने बताया था कि जो नाइट्रोजन बेस फेस क्या होता है कि अकॉर्डिंग जो होता है, उसी तरीके से इसमें भी न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक है, मतलब कि राइबो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा और डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा, वो सारी चीजें हमने पहले ही पढ़ा रखी है। ठीक है, each nucleotide consists of a three part phosphate group, pentose sugar and nitrogenous base। ठीक है, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है उसमें क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया H3PO4 होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, न्यूक्लियोटाइड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, आपका न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ईच न्यूक्लियोटाइड फॉर्म्ड बाई बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो क्या क्या किसका फॉर्मेशन करता है, तो बेस का फॉर्मेशन करता है, शुगर का एंड फॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बेस शुगर कॉम्बिनेशन विदाउट फॉस्फेट ग्रुप इज अ न्यूक्लियोसाइड। जब आपका फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा तब वो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। ठीक है, जब उसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या आप केवल पेंटोस शुगर बचेगा और नाइट्रोजनस बेस बचेगा। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप जो होगा वो नहीं होगा। ठीक है, जब फॉस्फेट ग्रुप भी ऐड हो जाता है तब उसे क्या बोलता है, न्यूक्लियोटाइड, और जब फॉस्फेट ग्रुप नहीं होगा तो उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स की। तो बॉन्ड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। बॉन्ड जो होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का। कौन कौन सा, एक होता है पेप्टाइड बॉन्ड जो कि हमने अभी पढ़ाया था प्रोटीन में। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है, पहले सबसे पहले बात करेंगे पेप्टाइड बॉन्ड की। तो अमीनो एसिड, इसको हम क्या बोलेंगे, जो बहुत सारे अमीनो एसिड मिल जाते हैं तो क्या किसका फॉर्मेशन करते हैं, प्रोटीन का। ठीक है, और उसी से आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। ठीक है, फिर देखिए दे आर फॉर्म्ड इनसाइड द अमीनो एसिड एंड प्रोटीन। तो ये जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है वो किसमें किसमें मिलता है, पहला तो हमने बता दिया अमीनो एसिड में,
ओके। जब अमीनो एसिड से आपका प्रोटीन बनता है तो प्रोटीन में भी ये पेप्टाइड बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। फिर देखिए दे आर फॉर्म्ड व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड रिएक्ट विद अमीनो ग्रुप, ठीक है। तो जब इसमें मतलब अमीनो एसिड में सबसे पहले कौन कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होगा, तो पहला क्या होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरा क्या होगा अमीनो ग्रुप, ठीक है। कौन कौन सा होगा, पहला होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अमीनो ग्रुप जो होता है जब रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन करता है, आपका अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड की। तो मोनोसैकेराइड जब वन मोनोसैकेराइड एंड अदर मोनोसैकेराइड से ऐड होता है तो इनके बीच में क्या होता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जब इसी तरीके से जब बहुत सारी यूनिट ज्वाइंट होती चली जाती है मोनोसैकेराइड तो क्या बनाती है पॉलीसैकेराइड बनाती है, ठीक है। फिर देखिए when two carbon atom is combined, तो जब टू कार्बन एटम जब कंबाइंड होती है तो वहां पर कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जो हमारी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, तो उससे क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं मेटाबॉलिज्म, और ये सिर्फ होता है किसमें, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की इनसाइड बॉडी में होती है ये मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस, ठीक है। फिर देखिए लाइक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट से मोनोसैकेराइड, फिर मोनोसैकेराइड से सिंपल शुगर देन अब्सॉर्ब इनसाइड द सेल। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब देखेंगे तो कार्बोहाइड्रेट कैसे बना होता है, तो बहुत सारे जो मोनोसैकेराइड उनमें जो हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ा रहे थे, कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है मोनोसैकेराइड फिक्स होता है, ठीक है। तो मोनोसैकेराइड में जब मोनोसैकेराइड की बात करेंगे तो उसमें सिंपल शुगर भी मिलेगा, ठीक है। तो वो सिंपल शुगर जो होता है वो हमारे सेल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। किसके थ्रू, सेल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरीके से जो भी मेटाबॉलिज्म में जो भी न्यूट्रिशन होता है वो क्या है सेल के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और सेल तक पूरा न्यूट्रिशन पहुंच जाता है, ठीक है। तो ये क्या है केमिकल रिएक्शन है जिसे हम मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं टर्नओवर ऑफ एंजाइम, मैक्सिमम नंबर ऑफ केमिकल कन्वर्जन ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स पर सेकंड दैट अ सिंगल कैटालिटिक साइट। तो इस तरीके से क्या है मतलब कोई ना कोई जो मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस होती है तो उसमें कुछ एंजाइम का यूज भी होता है जिसमें कि जो केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होता है कि जो सबस्ट्रेट होता है वो क्या एंजाइम के थ्रू ऐड हो जाता है जाके, और कोई एक मतलब क्या होता है मॉलिक्यूलर साइट होती है या फिर उसे क्या बोलते हैं स्ट्रेट जाकर कैटालिटिक साइट पे ऐड होता है। तो वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो केमिकल सबस्ट्रेट बनते हैं वो कहाँ पर ऐड हो जाते हैं, वो कैटालिटिक साइट में ऐड हो जाते हैं, ठीक है। फिर देख मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है वो कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है कैटाबॉलिज्म, दूसरा क्या होता है एनाबॉलिज्म, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कैटाबॉलिज्म की। जो कैटाबॉलिज्म प्रोसेस होती है वो कैसी होती है, उससे बोला गया है एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म, ठीक है। क्या बोला गया है एनर्जी यील्डिंग मेटाबॉलिज्म, जिसमें कि एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एनाबॉलिज्म की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं बायोसिंथेटिक मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बायोसिंथेटिक मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो जैसे कि जो एनर्जी का सोर्स होता है, ठीक है, एनर्जी का सोर्स, ओके, और हमारी बॉडी की बात करें तो उसमें दोनों ही प्रोसेस होती हैं, मतलब कैटाबॉलिज्म भी होती है और एनाबॉलिज्म भी होती है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे कैटाबॉलिज्म की। तो कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एनर्जी सोर्स जहां से हमारे जो सोर्स है हमारी एनर्जी को गेन करने का, तो वहां से क्या होता है एनर्जी ली जाती है, ठीक है। और जो बॉडी से मतलब बॉडी का जो हमारा एनवायरमेंट से हीट आ रही है तो वो भी हीट ली जाती है, ठीक है। फिर उससे क्या बनता है हमारा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। जब मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रही होती है तो उसमें क्या होता है केमिकल रिएक्शन होती है और केमिकल रिएक्शन से जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है उसे क्या बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो जो एनर्जी हमें सोर्स से मिली हुई है उस एनर्जी का अभी यूज होगा बॉडी में, ठीक है। तो वो क्या होता है यूटिलाइज होता है एनर्जी का, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन जो एनर्जी होता है जिससे कि वो एटीपी जो होता है वो कहाँ पर चला जाता है, वो एनाबॉलिज्म की प्रोसेस में चला जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो इसका काम था एनर्जी का फॉर्मेशन करना, कैटाबॉलिज्म का काम क्या है
कि एनर्जी का फॉर्मेशन करना, तो यहाँ पर आपका एनर्जी का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद यही एनर्जी जो है एटीपी के फॉर्म में हमारे किसमें एनाबॉलिज्म के प्रोसेस में चला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका बॉडी में एनाबॉलिज्म की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट जो हम लोग को फूड लेते हैं तो उसके क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो जो एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट है उससे क्या उसके बाद वो कहा जाता है, एक्सटर्नल न्यूट्रिएंट वो जाता है इंट्रासेलुलर प्रिकर्सर में, मतलब कि जो हमारी सेल्स हैं जो इंट्रा सेल्स है, तो इंट्रासेलुलर में जाता है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद वो कहा जाता है इंटरमीडिएट में, जो अभी मैंने पढ़ाया था इंटरमीडिएट में कि क्या चीज सॉल्युबल है क्या चीज इनसॉल्युबल है, तो वहां पर जाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट की प्रोसेस के थ्रू वो बायोपॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब यहाँ से एटीपी गई एनर्जी के फॉर्म में, फिर वो क्या हुई, एनाबॉलिज्म की प्रोसेस स्टार्ट हुई, और उसके बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अगेन एडीपी में कन्वर्ट होके फिर से एनर्जी लेने चला जाता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक साइकिल चलती रहती है। एनाबॉलिज्म से क्या जाएगा, एडीपी जाएगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है, जो कि एनर्जी को गेन करेगा, और एनर्जी को गेन करने के बाद उसे एटीपी में कन्वर्ट करके उसे फिर से एनाबॉलिज्म की प्रोसेस में भेज देगा, ठीक है। इस तरीके से क्या है, साइकिल चलती रहती है हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये हमने कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म के प्रोसेस को डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी की। जो एंजाइम एक्टिविटी के प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टिव हैं उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। दे इंक्लूड्स टेम्परेचर, पीएच एंड चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक एक्टिविटी में जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, एंड जो मतलब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है वो चेंज होता रहता है, उसके बारे में उसके अकॉर्डिंग भी ये मतलब एंजाइम एक्टिविटी में मतलब चेंजमेंट लाता है, ठीक है। ओके, फिर उसके बाद सबसे पहले बात करेंगे टेम्परेचर के बारे में कि ये कैसे चेंजमेंट लाता है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे टेम्परेचर में each enzyme function at a narrow range of temperature। जो एंजाइम की फंक्शन, एंजाइम की जो प्रोसेस होती है या फिर एंजाइम का जो यूज है या फिर उसका एंजाइम का जो वर्क है वो लो टेम्परेचर में होता है, ठीक है, या फिर नैरो रेंज जब टेम्परेचर की जगह टेम्परेचर जब लो टेम्परेचर रहेगा तो उस रेंज में आपका एंजाइम की एक्टिविटी होती, ठीक है, या फिर एंजाइम का वर्क होता है। फिर देखिए each enzyme shows its highest activity at a particular temperature और optimum temperature। जब वो अपने मीडियम टेम्परेचर पे आ जाता है, तो अगर हम बात करें जो एंजाइम है वो वर्क किस पे करता है, टेम्परेचर पे वर्क करेगा या फिर वो नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर पे वर्क करेगा। जो नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर होती है उसे हम एक और नाम बोलते हैं जिसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि टेम्परेचर का एक एवरेज होगा, ठीक है, हाईएस्ट नहीं होगा। जब हाईएस्ट प्रोसेस मतलब हाईएस्ट टेम्परेचर हो जाता है तो फिर एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो उसमें प्रॉब्लम आने लगती है, ठीक है। तो अगर एंजाइम का फंक्शन की बात करें तो वो लो रेंज ऑफ टेम्परेचर में होगा या फिर वो नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर में होगा, ठीक है। नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर को हम ऑप्टिमम टेम्परेचर भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, फिर देखिए एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। ऑप्टिमम वैल्यू क्या होती है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्या होती है 35 डिग्री सेंटीग्रेड होती है। तो इसमें क्या होता है, जब एंजाइम की एक्टिविटी होती है तो इसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ जो टेम्परेचर है या तो वो अबव रहेगा, ठीक है, ऑप्टिमम वैल्यू से, या तो वो बिलो रहेगा, थोड़ा आसपास ही रहेगा, ठीक है, ना ही वो ज्यादा लो होगा ना ही वो ज्यादा हाई होगा, ठीक है। ओके, तो ये एवरेज रेंज ऑफ टेम्परेचर रहेगा 35 के आसपास, ठीक है। फिर देखिए in active state where it has high temperature destroy enzymatic activity because protein are denatured by heat, ठीक है। जब अगर ये तो हमने बता दिया कि वो नॉर्मल टेम्परेचर पे ही वर्क करता है, ठीक है, एंजाइम की एक्टिविटी जो होती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है, लेकिन जब कभी भी अगर जो टेम्परेचर है वो हाई हो जाता है या फिर तो क्या होगा, हाईएस्ट टेम्परेचर पे एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो क्या है, डिस्ट्रॉय होने लगती है, ठीक है, एंजाइमेटिक जो एक्टिविटी होती है वो डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद क्योंकि ये जो मतलब प्रोटीन जो होता है वो क्या होता है ज्यादा हीट पे क्या होता है, डीनेचर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। मैंने अभी बताया था हमारे पिछले वीडियो में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि एक होता है फिजिकल एजेंट, एक होता है केमिकल एजेंट, ठीक है, कि हमने बताया था कि जब एंजाइम का डीनेचर्ड प्रोसेस करी जाती है तो वो
हाई टेम्परेचर पे होती है, ठीक है। हाई टेम्परेचर क्या होता है कि वो डीनेचर्ड होने लगता है और जो बॉन्ड होते हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम एंजाइमेटिक एक्टिविटी में टेम्परेचर को हाई नहीं होने देते, ठीक है। ओके, तो ये रीजन है कि टेम्परेचर जो है वो नॉर्मली 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, दैट मीन्स ऑप्टिमम वैल्यू पे ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पीएच की। एंजाइम जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच। तो ये भी क्या है, ये भी जो मतलब इसका जो फंक्शन होता है, जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी में पीएच की जो रेंज होती है वो क्या होती है, नैरो रेंज होती है, ठीक है। जिस तरीके से टेम्परेचर की नैरो रेंज थी उसी तरीके से पीएच की भी नैरो रेंज होती है, ठीक है। फिर देखते हैं एंजाइम शोस इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर पीएच। एंजाइम जो होता है वो भी क्या है, एक नॉर्मल रेंज पे ही मतलब अपना एक्टिविटी जो है वो शो करता है, ठीक है। फिर देखिए एक्टिविटी डिक्लाइंस बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू। इसमें भी क्या है, एक ऑप्टिमम वैल्यू होती है जिससे क्या होता है, मतलब कि कुछ जो पीएच है वो थोड़ा सा अबव भी होता है, थोड़ा सा बिलो भी होता है, ठीक है। तो वो क्या है, एक ऑप्टिमम वैल्यू होती है, ऑप्टिमम पीएच होता है, जहां से उसी के आसपास क्या है पीएच की वैल्यू होती है, ठीक है। ओके, ना ही वो हाईएस्ट होती है और ना ही वो लो होती है, ठीक है। फिर देखते हैं, तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट कौन सा था, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। विद द इंक्रीज इन अ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीज फर्स्ट देन डिक्रीज, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, जब सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता जाएगा तो वो क्या होगा, थोड़े अमाउंट में तो इंक्रीज होगा, ठीक है। उसकी जो वेलोसिटी होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी की जो वेलोसिटी होती है वो थोड़े टाइम के लिए इंक्रीज होगी, ठीक है। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होगा, वो मतलब वो क्या है, बिलो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, या फिर डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या होगा, इंक्रीज होगा, देन आफ्टर क्या होगा, वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ओके, फिर देखिए द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिविटी to the presence of specific chemicals that binds to the enzyme। इसमें क्या होता है, मतलब कि कुछ ऐसा पार्ट होता है जहां पर आपका जो एंजाइम है वो जाके फिक्स हो जाता है, ठीक है। जो एंजाइम का एक एज अ बॉक्स टाइप स्ट्रक्चर होता है जहां पर आपका सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड हो जाता है जाके, ठीक है। दोनों का ही अगर शेप की बात करेंगे या फिर साइज की बात करेंगे वो दोनों का ही सिमिलर होता है, कि एंजाइम का भी शेप होगा वो भी सेम होगा और सबस्ट्रेट का भी कुछ ऐसा ही साइज होगा जो कि एक दूसरे में बाइंड हो जाए जाके इजिली, ठीक है। फिर देखते हैं इनहिबिशन के बारे में बात कर लेते हैं। When the binding of a chemical starts of enzyme activity, the process called inhibition। जो सबस्ट्रेट होता है वो जब एंजाइम के पास बाइंड हो जाता है जाके, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहिबिशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनहिबिशन बोलते हैं। एंड द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड इनहिबिटर। मतलब इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, इनहिबिशन। और उसके बाद जब ये केमिकल रिएक्शन होती है, इस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स बोलते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं, फिर बात कर लेते हैं कंप्लीट इनहिबिटर्स की। When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of the enzyme, ठीक है। सबसे पहले बात करें मतलब अभी हमने बात करी कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं, कि जब एंजाइम जो होता है वो सबस्ट्रेट के साथ, जब एंजाइम सबस्ट्रेट जो होता है वो एंजाइम पे जब बाइंड हो जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इनहिबिशन बोलते हैं। और इस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो इसी तरीके से जब कंप्लीट इनहिबिटर्स होता है तो कंप्लीट इनहिबिटर्स में क्या होता है कि एंजाइम का जो होता है शेप वो भी सेम होता है, ओके, और सबस्ट्रेट का भी जो शेप होता है वो भी सेम होता है, ताकि वो एक दूसरे में जाके फिक्स हो जाए, ठीक है। क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। इसी तरीके से वो क्या है जो, और इस पे ये भी एक बात होती है कि जो सबस्ट्रेट होगा उसका शेप होगा सिमिलर, ठीक है। एंजाइम का जैसा होगा वैसा ही क्या है, सबस्ट्रेट का भी शेप होगा। लेकिन अगर उसकी जगह पे कोई दूसरा पार्ट आ जाए, ठीक है, कोई दूसरा सबस्ट्रेट आ जाए जो कि एंजाइम के अकॉर्डिंग नहीं है, एंजाइम के शेप के अकॉर्डिंग नहीं, तो वो उसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, ठीक है। जो दूसरा सबस्ट्रेट है वो एंजाइम में फिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। जो उसके अकॉर्डिंग, जो एंजाइम के अकॉर्डिंग शेप वाला जो सब्सटेंस है वही केवल फिट हो पाएगा, ठीक है। ओके, जिसे हम ओरिजिनल सबस्ट्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो जो ओरिजिनल सबस्ट्रेट जो होता है जब एंजाइम के साथ फिक्स होता है तो उस सबस्ट्रेट को क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इनहिबिटर्स बोलते हैं, ठीक है।
तो वही पॉइंट दिया हुआ है, द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड द एंजाइम एक्शन डिक्लाइंस। जो अदर सबस्ट्रेट होते हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट व्हिच इज क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर। जिस तरीके से सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज जो होता है वो क्या है, एंजाइम है, ठीक है। और अगर सबस्ट्रेट की बात करें तो मेलोनेट जो होता है वो उसके साथ बाइंड इजिली जो है वो बाइंड हो जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं, सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। तो जो इनहिबिटर्स होते हैं, इनहिबिटर्स क्या है, जैसे मैंने बताया कि जो एंजाइम के अकॉर्डिंग जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, दोनों का शेप अगर सिमिलर है तभी वो बाइंड हो पाएंगे, एंड अदर जो सबस्ट्रेट होते हैं वो बाइंड नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से जो इनहिबिटर्स होते हैं वो क्या होता है, बॉडी में जो इनहिबिटर्स होते हैं वो बैक्टीरियल पैथोजन को आने से भी रोकते हैं, ठीक है, या फिर बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करते हैं आने बॉडी के अंदर आने से, ठीक है। ओके, क्योंकि ये क्या है, एक कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। ओके, किसी अदर सबस्ट्रेट को नहीं आने देता है एंजाइम के पास, ठीक है। फिर देखिए, all molecules require certain amount of energy for activation before they cannot react. This energy is called activation energy. तो ये जो मॉलिक्यूल्स जो है, मतलब जब एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ जब बाइंड होता है, कुछ एनर्जी जो है वो यूज होती है जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, हम एंजाइम के बारे में बात कर लेते हैं। अभी तक हम एंजाइम और सबस्ट्रेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम, जिसमें कि एंजाइम के जो है वो क्लासिफिकेशन दिया गया है नॉमेनक्लेचर के बेस पे। एंजाइम आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस एंड ईच विद 4 to 13 सब क्लासेस। जो अगर एंजाइम की बात करेंगे तो वो 6 क्लासेस होते हैं, उसको 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ओके। और सबस्ट्रेट की बात सब क्लासेस की बात करेंगे तो वो सब क्लासेस जो होती है 4 से लेकर 13 तक सब क्लासेस भी होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते क्लासेस की। तो फर्स्ट क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेज या फिर डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं। सेकंड क्या है, ट्रांसफरेज। थर्ड क्या है, हाइड्रोलाइसिस। एंड फोर्थ क्या है, लाइसिस। फिफ्थ आइसोमरेसिस। एंड सिक्स क्या है, लाइगेज, ठीक है। इसको भी थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, जैसा आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। पहला क्या है, ऑक्साइडो रिडक्टेज। तो ऑक्साइडो रिडक्टेज के बारे में बात करते हैं। दे हैव अ 2 सबस्ट्रेट। इसमें क्या होता है, 2 टाइप के सबस्ट्रेट का यूज होता है, ठीक है, किसमें, डिहाइड्रोजनेस प्रोसेस में, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कि एस रिड्यूस दे रखा है एंड प्लस एस डैश ऑक्सीडाइज दे रखा है। पहला क्या है, एक रिड्यूस्ड है, दूसरा क्या है, ऑक्सीडाइज है, ठीक है। दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं, सबस्ट्रेट है, ठीक है। जब इनका रिएक्शन कराया जाता है तो रिएक्शन के बाद क्या होता है, जो मतलब जो सबस्ट्रेट, जो रिड्यूस्ड वाला सबस्ट्रेट होता है वो ऑक्सीडाइज के साथ कंबाइंड हो जाता है, और जो ऑक्सीडाइज का सबस्ट्रेट होता है वो रिड्यूस के साथ कंबाइंड हो जाता है जाके, ठीक है। तो इस तरीके का क्या है, प्रोडक्ट जो है वो ऑब्टेन हो जाता है हमें। तो इस प्रोसेस को क्या बोला गया है, डिहाइड्रोजनेस या फिर ऑक्साइडो रिडक्टेज। रिड्यूस्ड एंड ऑक्सीडाइज्ड का क्या है, रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या है, ट्रांसफरेज। इसके बारे में देख लेते हैं। कैटलाइजिंग अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जी है उसका वर्ग क्या, वो क्या है, एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ओके, जो 2 टाइप के सबस्ट्रेट मैंने ले रखे हैं। एक क्या है, जो एक सबस्ट्रेट जो है वो ग्रुप के साथ अटैच है, और एक सबस्ट्रेट जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। ओके, जो एस डैश है वो डिफरेंट है। तो एस डैश जो है वो जब हम रिएक्शन कराते हैं तो एक सबस्ट्रेट जो है, मतलब दूसरा सबस्ट्रेट जो है वो अलग हो जाता है जी से, और जो मतलब एस डैश है वो क्या अटैच हो जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस की। एंजाइम कैटलाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर ईथर पेप्टाइड एंड ग्लाइकोसिडिक कार्बन कार्बन एंड कार्बन हैलाइड और फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड, ठीक है। इसमें क्या होता है, मतलब कि इसमें भी कई सारे जो हाइड्रोज, इसमें इतने सारे बॉन्डेड का यूज होता है, या फिर एंजाइम के कैटलाइजिंग का यूज होता है, जिसमें कि ईथर पेप्टाइड आ गया और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आ गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड आ गया एंड कार्बन हैलाइड बॉन्ड आ गया, ठीक है, फॉस्फोरस नाइट्रोजन बॉन्ड आ गया। तो ये क्या है, ये सारे बॉन्ड्स जो है वो किसमें आता है, हाइड्रोलाइसिस
एंजाइम में आता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइसेसेस एंजाइम की। एंजाइम दैट कैटलाइजेस रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट। इसमें क्या होता है, जो एंजाइम होता है वो अपने सबस्ट्रेट को क्या है, अपने से अलग कर देता है, ठीक है, ओके। और एंजाइम जो है मतलब जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो वही दूसरा जो सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या बोला गया, लाइसेसिस एंजाइम, ठीक है। फिर देखिए आइसोमरेज एंजाइम के बारे में देख लेते हैं। इंक्लूड्स ऑल एंजाइम कैटलाइजिंग इंटरकन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर। जो आपने आइसोमर्स के बारे में पढ़ा होगा, तो आइसोमरेज एंजाइम जो होता है उसमें आइसोमर्स जितने सारे होते हैं उसमें क्या है, आइसोमरेज एंजाइम का यूज होता है, ठीक है, ओके। जैसे कि हो गया ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल एंड पोजिशनल आइसोमरेज। तो क्या है, इन सारे आइसोमर्स में किसका यूज होता है, आइसोमरेज एंजाइम का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं लाइगेसेस एंजाइम की। ज्वाइनिंग एंजाइम which joining of carbon oxygen and carbon nitrogen and phosphorus oxygen etc। तो इसमें क्या होता है, एंजाइम जो होता है वो इन सारे बॉन्डेड के साथ क्या है, अटैच हो जाता है। जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन हो गया, कार्बन सब्सटेंस हो गया और कार्बन नाइट्रोजन एंड फास्फोरस ऑक्सीजन हो गया। इस सारी क्या है, इनसे क्या है, इसमें जो यूज होता है तो उसमें लाइगेज एंजाइम का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कोफैक्टर की। कोफैक्टर का मतलब क्या होता है, जो पॉलीपेप्टाइड होता है, पॉलीपेप्टाइड के वन या फिर बहुत सारे जो पॉलीपेप्टाइड के चेन जो है वो क्या है, एंजाइम का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो अगर एंजाइम के बारे में बात करेंगे तो वो वन या फिर वन से ज्यादा बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज अ कोफैक्टर। जो जिसमें कि प्रोटीन पार्ट नहीं प्रेजेंट होता, जिसे हम बोलते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट, तो उसको क्या बोलते हैं, वो कोफैक्टर में आते हैं, ठीक है, ओके। तो अगर हम बात करें प्रोटीन की, तो प्रोटीन का पार्ट अलग हो गया। लेकिन अगर बात करें नॉन प्रोटीन के, जिसमें कि प्रोटीन का कोई भी पार्ट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, जो क्वालिटी है, तो जो भी कैरेक्टर है प्रोटीन के वो नहीं प्रेजेंट है, उन्हें क्या बोला गया, नॉन प्रोटीन, या फिर उसी नॉन प्रोटीन को क्या बोलते हैं, कोफैक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए, कोफैक्टर आर बाउंडेड टू द एंजाइम टू मेक द एंजाइम कैटालिटिकली एक्टिव। जब ये कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो नॉन प्रोटीन पार्ट का जो जिसे हम कोफैक्टर बोले, तो वो क्या है, जब एंजाइम के साथ बाउंड हो जाता है या फिर बाइंड हो जाता है जाके, तो वो किसका फॉर्मेशन, तब वो क्या है, कैटालिटिकली एक्टिव हो जाता है, ठीक है। जो एंजाइम जो है उससे सबस्ट्रेट अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, वो इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन जब ये कोफैक्टर जाकर उसमें ऐड हो जाता है एंजाइम के साथ, तो वो एंजाइम जो है वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, ओके। कैसा एक्टिव हो जाता है, कैटालिटिकली एक्टिव हो जाता है, ठीक है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। प्रोटीन इज पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज एपो एंजाइम। जैसे अभी बात करी, में क्या होता है, नॉन प्रोटीन पार्ट होता है तो उसे कोफैक्टर बोलते हैं, और जो प्रोटीन पार्ट प्रेजेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम बोलते हैं। और दोनों ही क्या है, एंजाइम का ही पार्ट है, ठीक है। कोफैक्टर के बारे में देख लेते हैं। तो कोफैक्टर जो होता है वो थ्री पार्ट में डिवाइड है। कौन कौन सा, प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड को एंजाइम एंड मेटल आयंस, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। कोफैक्टर जो है वो 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। इसको हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।